हम लोग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का सेकंड फेज देख रहे थे। सेकंड फेज में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करने वाली महत्वपूर्ण एक संस्था थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या इसी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी कहा जाता था, शॉर्ट में एचआरए के नाम से जाना जाता था। तो ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए है, एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी स्थापना कानपुर में 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भी इन्हीं की तरह कई क्रांतिकारी लोगों ने मिलकर के किया था। पहले इस संस्था का नाम एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, फिर इसका नाम हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और फिर इसका फाइनल नाम बदला गया भगत सिंह इत्यादि के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA विद मैनिफेस्टो, जिसके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था के ऊपर टाइटल लिखा हुआ था घोषणा पत्र में द मैनिफेस्ट द रेवोल्यूशनरी, ऐसा उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। इस संस्था के और भी महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी सदस्य थे उनमें थे सचिंद्र नाथ बख्शी, जोसेफ चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खान, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र नाथ लाहड़ी, सचिंद्र नाथ सन्याल, ठाकुर रोशन सिंह, इसके अलावा भी और सारे लोग थे, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, और भी जो भगत सिंह के साथी थे और भगत सिंह इत्यादि को बाद में इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एरिया, ये संगठन प्रमुख रूप से कहां काम करती थी? उत्तर प्रदेश, जो आज उत्तर प्रदेश है उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, पंजाब जिसमें आज का पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब जिसमें लाहौर वगैरह भी शामिल है, बिहार, ठीक है, यहां पर ये अपना जो है कार्य करती थी विद मैनी ब्रांचेस। और यूपी, पंजाब, बिहार इत्यादि में इन्होंने जगह जगह पर, लखनऊ में, लाहौर में, पटना में, गोरखपुर में, ऐसे कई जगहों पर इन्होंने ब्रांचेस भी अपने संस्था की खोल रखी थी। क्योंकि ये क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी तरीकों से काम करते थे, इसलिए इन्होंने बम बनाने की फैक्ट्रीज भी कई जगहों पर गुप्त रूप से स्थापित की थी, खुले रूप से नहीं। ये बम फैक्ट्रीज कहां-कहां थी? कलकत्ता में थी, एक तो दक्षिणेश्वर और दूसरा शोभा बाजार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, पंजाब में लाहौर और बिहार में देवघर। ये जो देवघर है ये पहले बंगाल में आता था, फिर जब बिहार अलग कर दिया गया तो बिहार में आ गया, और फिर आज की परिस्थिति में देखें तो ये झारखंड में है, ठीक है। तो 5 जगह बम की फैक्ट्रीज इन्होंने खुद स्थापित किया था। लेटर मेंबर्स, बाद में इसको ज्वाइन करने वाले और भी मेंबर्स थे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि और भी कुछ महत्वपूर्ण जो मेंबर्स थे इसमें शामिल हुए। एक्टिविटीज, इन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया? कलकत्ता पोस्ट ऑफिस रॉबरी, 1923 में इन्होंने कलकत्ता के पोस्ट ऑफिस में रॉबरी की थी और वहां से पैसे इत्यादि को जो है ले गए थे। काकोरी ट्रेन रॉबरी, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके द्वारा किया गया, काकोरी ट्रेन की लूट 1925 में। हम ये काकोरी वाला घटना हम आगे डिटेल से देखेंगे। किलिंग ऑफ जॉन सॉन्डर्स, वो जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे जिन्होंने लाला लाजपत राय को लाठी मारी थी, पुलिस ऑफिसर, लेकिन धोखे से सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी, ठीक है। ये घटना हम लोग जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको समझ लिया है। 1928 की घटना है। बॉम्बिंग एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था, ये घटना भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। दिल्ली में फेंका था ये बम, 1929 की घटना है। बॉम्बिंग ट्रेन ऑफ वायसराय इरविन, एक ट्रेन में जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, वो जा रहे थे और पता चला चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को, तो उसमें उन्होंने बम फेंका था। हालांकि इनकी मृत्यु यहां पर नहीं हुई थी। ऐसी बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने अंजाम दिया। इनमें से 2 घटनाओं को हम बहुत डिटेल से देखेंगे। सॉन्डर्स की हत्या वाला केस हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, और कलकत्ता पोस्ट ऑफिस रॉबरी आपको याद रखना है केवल 1923 में हुई थी, उसका डिटेल हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, इस संस्था के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्म्ड रेवोल्यूशन टू ओवरथ्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनका मानना था कि भारत से ब्रिटिश सरकार अपनी मर्जी से तो जाएगी नहीं, और कांग्रेस जिस तरीके की जन आंदोलन चला रही है उससे भी जाने वाली नहीं है। वो केवल और केवल ये जो हम क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं
जब इससे इनको चोट पहुंचेगी, इनसे इनकी जान को डर होगा, तब ये धीरे धीरे करके भारत को छोड़ेंगे। और उनको ऐसी प्रेरणा इटली, रूस और भी जहां जहां क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी वहां से मिलती थी। सेटिंग अप फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, और जब ब्रिटिश भारत छोड़ के चले जाएंगे तो भारत को एक फेडरल रिपब्लिक बनाना इनका एक लक्ष्य था, जिस पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर आगे भविष्य में चुनाव वगैरह की करवाए जाएंगे। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे। बुक इनकी एक महत्वपूर्ण किताब थी जो इनका संविधान मान सकते हैं। इनका संविधान था जिसके आधार पर ये काम करते थे, और वो उस किताब का नाम था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का दर्शन, ठीक है, जिसको लिखा था भगवती चरण बोहरा नामक एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे एचआरए के, उन्होंने लिखा था, ठीक है। इनकी पत्नी थी दुर्गा देवी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है, और ये भी एक बड़ी क्रांतिकारी विचार की महिला थी। भगत सिंह इत्यादि को सॉन्डर्स की हत्या के बाद जब भगत सिंह भेष बदल करके बच के भाग रहे थे, तो उसमें उनने दुर्गा भाभी कहते थे वो सब लोग, तो उसमें उनकी पत्नी का रोल निभाया था, और भगत सिंह ने भी अपने बाल इत्यादि काटे थे, ठीक है। और ये तमाम, तो दुर्गा देवी का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है एचआरए में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना एचआरए द्वारा किया गया, काकोरी जो एक षड्यंत्र मामला है, ये क्या मामला है हम लोग देखते हैं। ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। एक ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता था जिसका नाम था काकोरी, आज भी उत्तर प्रदेश में वो जगह है। उस जगह पर क्रांतिकारियों ने विचार बनाया था कि ट्रेन को हम लोग रोकेंगे, और रोकने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि उस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार अपनी खजाना लगा रही है, और चूंकि एचआरए के लोगों का मानना है कि इसमें जो पैसा भरा हुआ है, या ब्रिटिश जो भी पैसा कमाते हैं वो भारतीयों के खून पसीने का पैसा है, वो भारत का पैसा है, इनको अपने हक में खर्च करने और उसको विदेश भेजने का कोई हक नहीं है। इसलिए ये जगह जगह पैसों की लूटमार करते थे, और फिर उसका उपयोग भारत में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फैलाना, अपने आतंकवाद जो रेवोल्यूशनरी भाई हैं उनकी मदद करना, ये तमाम गतिविधियों में ये पैसे खर्च किए जाते थे। तो ऐसा माना जाता था कि इस ट्रेन में एक बहुत बड़ा खजाना जो है लेके जा रहा है, उसको लूटने का इरादा ये लोग रखते थे, ताकि उस लूट के पैसे से वो अपनी जरूरत, हथियार इत्यादि की जरूरत को पूरी कर सके। तो लखनऊ के पास काकोरी नामक एक जगह है, इस ट्रेन को लूटने का प्रोग्राम एचआरए के मेंबर्स ने बनाया, जिसमें कुल 17 मेंबर थे, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, शॉर्ट में लिखा हुआ आरपीबी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह सोढ़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ये 5 लोग हैं, और 12 और भी लोग थे जो नाम यहां पर मैंने लिख रखे हैं, ये सभी लोग उसमें थे, ठीक है। तो इन 17 लोगों ने मिलकर के ये प्रोग्राम बनाया था कि इस ट्रेन को लूटी जाए, ठीक है, और ये पैसा जो आएगा उससे वो हथियार खरीदेंगे। जब इस ट्रेन की लूट की गई तो इसकी पहले से तैयारी थी, इसमें 2-4 क्रांतिकारी सवारी के रूप में पहले से ट्रेन में बैठे हुए थे, और जब काकोरी रेलवे स्टेशन आया तो चेन खींच दी गई, क्योंकि वो स्टॉप नहीं था, तो चेन खींची गई, वहां ट्रेन रुका, और ये लोग झाड़ी इत्यादि में पहले से छुपे हुए थे, और जैसे ही ट्रेन रुका तो ये लोग ट्रेन के डिब्बों में चढ़ गए, और उसमें सुरक्षा करने वाले गार्ड से उससे कुछ झड़प हुई, और एक गार्ड की उसमें से मृत्यु भी हो गई थी। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली लोग उस ट्रेन को लूटने में सफल रहे, और माना जाता है कि 3,60,000 के आसपास राशि उन्होंने उसमें से लूटी थी। सारी राशि नहीं लूटी थी, 3,60,000 रुपए की राशि उन्होंने उसमें से लूट ली थी। अब इस घटना के बाद अंग्रेजों की त्योरियां चढ़ गई, उन्होंने ये इन गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को ढूंढना शुरू किया, और अल्टीमेटली राम प्रसाद बिस्मिल को सहारनपुर से अरेस्ट कर लिया गया, अशफाक उल्ला खान को दिल्ली से अरेस्ट किया गया, इसके अलावा 38 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अंजाम दिए थे 17 लोग, लेकिन इस एचआरए पार्टी से और भी जितने लोग थे, जो भी इनके एसोसिएट्स थे, सबको चुन चुन के इन्होंने गिरफ्तार किया। बाद में इन पूरे के पूरे 40 लोगों पर मामला चला सहारनपुर में। बाद में 19 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया, तो 19 को तो जेल से रिहा कर दिया गया, और 2 लोग अप्रूवर बन गए थे, माने वो सरकारी गवाह बन गए थे, तो 21 लोग हो गए। 19 को छोड़ दिया गया, 2 सरकारी अप्रूवर बन गए, बाकी लोगों पर फिर से मामला चला,
अब जब मामला दोबारा उन पर चला तो उसमें से कुछ लोगों को फांसी की सजा दी गई, कुछ को 14 साल की सजा, कुछ को 10 साल की सजा, कुछ को 7 साल की, कुछ को 5 साल की, कुछ को 3 साल की। ठीक है, इनमें से हमें महत्वपूर्ण ये देखना है कि फांसी की सजा किनको किनको दी गई थी। ठीक है, अच्छा, जब ये मामला चल रहा था तो जनता की ओर से जो सरकारी वकील थे वो थे जगत नारायण मुल्ला, और वो सरकारी वकील ने इन क्रांतिकारियों का विरोध किया था, इन क्रांतिकारियों को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह सोढ़ी, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां, ये 4 लोगों को मृत्यु दंड जो है वो सुनाया गया था। एस.एन. सन्याल, जो सुरेंद्रनाथ सन्याल थे, सचिंद्रनाथ सन्याल थे, उनको लाइफ इम्प्रिजन में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, और बाकी जो बच गए थे उनमें से कुछ को 3 साल और कुछ को इस प्रकार से तो 3 से 14 साल की जो है सजा दिया गया था। और उनमें से जिनको आजीवन कारावास और 14 साल की सजा दी गई थी, उनको काला पानी भेज दिया गया था अंडमान निकोबार में। वहां की जेल सबसे भयानक जेल। ठीक है, तो ये इस प्रकार की घटना काकोरी की हुई, और काकोरी के बाद क्या क्या किया गया। अब ये जिन लोगों को फांसी की सजा और 14 साल और इस प्रकार की सजा दी गई थी, उनके बचाव के लिए हमारे उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने एक डिफेंस कमेटी का गठन किया था, जिसमें 8 वकील थे। ठीक है, इनमें से महत्वपूर्ण थे गोविंद बल्लभ पंत, मोहनलाल सक्सेना और 6 अन्य लोग थे। तो इन 8 लोगों की वकीलों की टीम तैयार की गई थी, जिसका नाम रखा गया था डिफेंस कमेटी, और इन्होंने अपने पक्ष रखे इनको बचाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली कोई दलील जो है इनकी नहीं सुनी गई। इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता ऐसे थे उस समय के जो इन क्रांतिकारियों का समर्थन करते थे और कुछ इनका विरोध भी करते थे। समर्थन करने वाले में महत्वपूर्ण है मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, गणेश शंकर विद्यार्थी, आचार्य नरेंद्र देव। इन लोगों ने इन क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। इनके समर्थन में जगह जगह पर इन्होंने प्रदर्शन इत्यादि भी किया था। इन्हीं में से कुछ लोगों ने, खास करके इसमें जो गणेश शंकर विद्यार्थी, उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, और उन्होंने लंदन की जो राजा की जो प्रिवी काउंसिल होती थी उसके पास भी अपील किया था। इसके अलावा जगह जगह पर धरने और प्रदर्शन किए गए थे इनके सपोर्ट में, लेकिन अल्टीमेटली प्रिवी काउंसिल ने भी इनकी अपील जो है वो ठुकरा दी। प्रदर्शनों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जिनको जो सजा देनी थी इन्होंने वो सजा दे दी। तो ये था महत्वपूर्ण काकोरी की जो लूट थी उसकी पूरी घटना। अब हम अगला देखते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वही है जिसमें सॉन्डर्स को मारा गया था मार्च 1929 में। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु, इन दोनों ने मिलकर के जो लाठीचार्ज किया था लाला लाजपत राय पे, जेम्स स्कॉट पुलिस ऑफिसर, उनको मारने की ताक में थे, लेकिन गलती से सॉन्डर्स को गोली लग गई थी और इसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले की भी अंग्रेज लोग खोज कर रहे थे, लेकिन ये लोग भगत सिंह राजगुरु इत्यादि ने भेष बदल के भाग गए थे और उनको पकड़ना जो है वो मुश्किल हुआ। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग केस, या इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग केस भी कहते हैं। यानी केंद्रीय विधानसभा जो कि दिल्ली में है, उसमें बॉम्ब फेंका गया था अप्रैल 1929 में, और इस बॉम्ब को फेंकने के में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये 2 व्यक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। इन दोनों ने बम फेंका था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक करके अपना विरोध प्रदर्शन करना, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना, ये आइडिया इनको मिला था इन्फ्लुएंस फ्रॉम अगस्ट वेलेंट नामक एक फ्रेंच क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने यहाँ के संसद में, पेरिस में एक बम फेंक करके अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई थी। इस घटना से प्रेरित होकर के भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और एचआरए के और मेंबर्स जो थे वो इस प्रकार की घटना करने के लिए सामने आए। हालांकि एचआरए के मेंबर भगत सिंह को इस घटना के लिए भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगत सिंह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और एफिशिएंट व्यक्ति था एचआरए का। एक डर यह भी था कि ऑलरेडी भगत सिंह पर एक सस्पेक्ट, एक आरोप सॉन्डर्स को मारने का है, उसकी खोज में ब्रिटिश सरकार लगी हुई है, इसलिए उनको नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि वास्तव में संसद में बम फेंक करके इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि सरकार तक ये आवाज पहुंचानी थी कि हम भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं
सॉरी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, वो चाहते थे कि हम गिरफ्तार हों, जानबूझ के हम गिरफ्तार हों, फिर हम पर कोर्ट में मुकदमा चलेगा और कोर्ट में जब हमारी पेशी होगी और वहां पर जो ट्रायल्स होंगे, सुनवाई होगी, जिरा होगी, उसमें हम अपनी बात रखेंगे और हम बताएंगे कि हमने ये बम क्यों फेंका। फिर वो हमारी बात अखबारों में छपेगी और लोगों तक पहुंचेगी, तो हम अपने क्रांतिकारी अंजाम को और ज्यादा तेजी से गतिविधि दे सकते हैं, जनता का समर्थन जुटा सकते हैं और सरकार तक भी हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये बॉम्बिंग का प्लान जो है वो किया गया था। तो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम August Vaillant, a French anarchist, Bhagat Singh and Batweshwar threw bomb with the intention to protest against the public safety bill. वास्तव में इस बम को फेंकने के 4 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था, एक खतरनाक बिल बन रहा था उस समय संसद में जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसके आधार पर जिसका प्रमुख मुद्दा यह था कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अगर शक हो जाता है कि राष्ट्रद्रोही गतिविधि कर रहा है तो उसको भारत के बाहर देश निकाला दे दिया जाता। यह था इस पब्लिक सेफ्टी बिल में। इसके अलावा एक और कानून जो है बन चुका था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। इस बिल को जब लाया गया था संसद में तो वहां के जो एमपीज थे उन्होंने इसके नकारात्मक पक्ष में वोट दिया था, माने इसके फेवर में वोट नहीं दिया था। लेकिन वायसराय ने अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके इस कानून को बनने दिया। इस बात से भी एचआरए के मेंबर भगत सिंह इत्यादि को गुस्सा था कि एक कानून पब्लिक सेफ्टी बिल इसको हम बनने नहीं दे रहे हैं और दूसरा जो बन गया है उसको फिर से हमें खत्म करवाना है। इन दोनों कानूनों के विरोध में भी इन्होंने बम जो है वो फेंका था। ठीक है, ये उनका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था, हम अंग्रेजों को ये बताना चाहते हैं कि हम शांत नहीं बैठेंगे। तीसरा उद्देश्य था, अरेस्ट हम अपने आप को करवाएंगे और कोर्ट का उपयोग करेंगे अपनी आवाज जनता और सरकार तक पहुंचाने में। तो ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रख करके, और चौथी बात ये थी कि ये वास्तव में बम फेंककर किसी को मारना नहीं चाहते थे, केवल सरकार को ये कुछ दिखाना चाहते थे जिसमें लिखा हुआ है द डीप्स टू हियर। हम बहरों को सुनाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार भारत की पीड़ा, भारत की समस्या को समझ ही नहीं पा रही थी। इसलिए अंतिम विकल्प इनके पास बचा कि हम हिंसा का सहारा लें। इसलिए बम फेंककर ये बहरों को सुनाना अर्थात अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, तो ये क्या करना चाहते थे, इन 2 कानूनों का विरोध करना चाहते थे, एंड टू अलाउ देमसेल्व्स टू बी अरेस्टेड, और खुद को गिरफ्तार करवाना चाहते थे ताकि ये कोर्ट का उपयोग एक स्टेज के रूप में कर सके जहां से ये अपनी बात जनता और सरकार दोनों तक पहुंचा सके। द बॉम्ब वाज नॉट डिजाइन टू किल। बम इस प्रकार से नहीं बनाया गया था कि इससे किसी की हत्या हो, वहां पर भारी मात्रा में विस्फोट हो। केवल वहां भारी मात्रा में धुआं निकला और अंग्रेजों को ऐसा शक था कि यहां पर धुआं छोड़ के लोग भाग जाएंगे, लेकिन ये दोनों खड़े थे और इन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य द डीप्स टू हियर, बहरों को सुनाना ही था हमारा उद्देश्य था बम फेंकने का। दोनों वहीं पर खड़े रहे और दोनों वहां पर खड़े रह करके नारा लगाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा कुछ पैम्पलेट उन्होंने अपने साथ लाया था, जिस पैम्पलेट में उन्होंने लिखा हुआ था कि हमारी क्या मांग है, हम ये क्यों सब कर रहे हैं, और इस प्रकार के पैम्पलेट जिसको लीफलेट्स कहा जाता था, उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका गया। उसके बाद दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी, कहीं भागने की कोशिश नहीं की, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी तक ये बात पहुंची तो गांधी जी तो जो है नॉन वायलेंस के समर्थन में थे और इस प्रकार की गतिविधियों को सराहते नहीं थे। तो एज यूजुअल गांधी जी क्रिटिसाइज बोथ ऑफ देयर वे। इस प्रकार से जो भी काम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया, गांधी ने इसकी निंदा की। 12 जून को दोनों की सुनवाई हुई। पहले इनको दिल्ली के जेल में रखा गया था, वहां इनकी सुनवाई हुई और दोनों को लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा जो है वो दे दी गई। बोथ वाज डिफेंडेड बाय इनमें से जो दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त, उसकी कोर्ट में पैरवी करने वाले उनके वकील थे आसफ अली, अरुणा आसफ अली पूरा नाम। और भगत सिंह ने कहा मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, मैं अपना डिफेंस खुद करूंगा। जुलाई 1929 के महीने में ये जो बम की फैक्ट्रीज एचआरए ने लगा रखी थी, इनकी खबर मिली अंग्रेजों को और ये जाकर के उन बम फैक्ट्रीज की इनको खोज हो गई। वहां पर उन्होंने सीज कर दिया बम फैक्ट्री और वहीं से कुछ ऐसे सुराग मिले जिससे पता चला कि भगत सिंह का रोल सॉन्डर्स की हत्या में भी था। इसी दौरान उनको पता चला।
बॉम्ब फैक्ट्रीज ऑफ HSRA डिस्कवर्ड। इसके बाद अदर मेंबर्स आल्सो अरेस्टेड। तो HRA के और भी मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से सुखदेव, कृष्णलाल और जयगोपाल नाम के व्यक्ति थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब इनमें से जो सुखदेव है, भगत सिंह है, सुखदेव है और राजगुरु है, इन 3 प्लस 21 अदर्स यानी कुल 24 लोगों पर सॉन्डर्स की हत्या केस का मुकदमा चलाया गया। क्योंकि जब ये बम फैक्ट्री में छापेमारी की गई थी तो पता चला कि सॉन्डर्स की हत्या में कौन कौन शामिल थे। तो कुल 24 लोग, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी शामिल थे, इन पर सॉन्डर्स की हत्या का केस चला। ठीक है, और इनको जेल में रख दिया गया। जब इनको जेल में रखा गया तो इन लोगों का मानना था कि हम राजनीतिक अपराधी हैं, और उस समय राजनीतिक अपराधियों के साथ जेल में अच्छा व्यवहार किया जाता था। उनको एक अलग से साफ सुथरा सेल दिया जाता था, उनके पढ़ने लिखने के लिए किताबें दी जाती थी, उनको अच्छा खाना पानी दिया जाता था। ठीक है, तो इन लोगों का मानना था कि हम भी जो है एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, हम एक राजनीतिक जो कैदी हैं, हमारे साथ राजनीतिक कैदियों की तरह व्यवहार किया जाए, लेकिन जेल में इनके साथ जो क्रिमिनल्स होते हैं उस तरीके का व्यवहार किया जाता था। इनको घटिया लेवल का खाना, घटिया सेल दिया गया रहने के लिए, इनकी कोई मांग होती थी, साफ पानी पीने को नहीं मिलता था। ठीक है, जेल के अंदर की स्थिति ठीक नहीं थी, इनको पढ़ने लिखने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था। ये तमाम प्रकार की यातनाएं उनके साथ जो है वो किया जाता था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह व्यवहार करो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप लोग क्रिमिनल्स हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर उसको कहा जाता है जो देश के लिए काम करे, आपने पर्सनल अपनी बात और अपनी स्वार्थ के लिए आपने काम किया है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था, इसलिए आप अपराधी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। और इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव हुआ, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं माना गया, उनसे कठोर कारावास उनको दिया गया था, उनसे शारीरिक श्रम कराते थे, चक्की पिसवाना इत्यादि। ठीक है, ये तमाम गतिविधियां उनके साथ होती थी। इस बात का विरोध करने के लिए भगत सिंह इत्यादि लोगों ने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल में बैठ गए। उनका भूख हड़ताल कुल 116 दिन चला है। ठीक है, 116 दिन का भूख हड़ताल उन्होंने किया। अब जब भूख हड़ताल कर दिया गया तो धीरे धीरे ये बात जनता तक पहुंचने लगी और जनता का भारी समर्थन भगत सिंह और उनके साथियों के लिए जुटने लगा। खास करके उस समय एक अखबार चलता था द ट्रिब्यून, आज भी चलता है, पंजाब से प्रकाशित होता था। इस अखबार ने भगत सिंह और उसके साथियों के समर्थन में बहुत ज्यादा अपने अखबारों में लेख लिखे। नेहरू भी इनकी पॉपुलैरिटी से प्रभावित होकर के जेल में मिलने आए और उनसे जेल में मिला और उनसे कहा कि हम जो कुछ कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो इनको दिल्ली के जेल से निकाल करके लाहौर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया और लाहौर की अदालत में ही इनकी जो सुनवाई हुई, बाकी बची हुई थी, वो सुनवाई वहां पर पूरी करनी थी। ठीक है, अपने भूख हड़ताल के 63वें दिन जतिन दास नामक इनके एक साथी की मृत्यु हो जाती है। और इसके पहले भगत सिंह लोगों ने जेल प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट किया था कि इनकी हालत बहुत खराब है, इनको तत्काल औषधि की जरूरत है, इनको तत्काल रिलीज करने की जरूरत है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने दरकिनार कर दिया और 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई। इससे जेल में जो बंद थे भगत सिंह इत्यादि, उनका रोष भी बढ़ गया और बाहर जब जनता को एक खबर पहुंची तो इनके समर्थन में और ज्यादा जो है भीड़ उमड़ने लगी और इनकी पॉपुलैरिटी चरम पर पहुंच गई। केवल पंजाब में ही नहीं, भारत में जगह जगह इनकी पॉपुलैरिटी चरम सीमा पर पहुंच गई। जगह जगह इनके सपोर्ट में धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जाता था। 60-60, 80-80 हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पर। ठीक है, ट्रायो अल्टीमेटली जब सुनवाई हुआ जेल में तो ट्रायो माने जो 3 लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को अल्टीमेटली 24 मार्च 1930 को फांसी की सजा देने का ऐलान किया गया। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक दिन पहले ही, समय से पहले, और 23 मार्च 1930 को 7:30 में इवनिंग में इनको फांसी की सजा दे दी गई। फिर जेल में एक गुप्त सुराग किया गया, वहां से इनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया और इनकी डेड बॉडीज को जला करके और इनकी जो राख थी उसको सतलज नदी पर बहा दिया गया। ठीक है, जनता को न इनकी डेड बॉडी मिली न किसी प्रकार की, बस ये खबर मिली कि इनको फांसी की सजा दे दी गई है और इनका जो क्रिमेशन वगैरह है वो भी जो है कर दिया गया है। तो ये पूरी घटना सेंट्रल बॉम्बिंग केस और भगत सिंह इत्यादि के साथ जो घटना घटी, अब इस घटना का रिएक्शन, रिस्पॉन्स क्या था भारत की तरफ से,
वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, जगह जगह धरने किए गए, अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए गए, और गांधी का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा कहा जाता है कि गांधी चाहते तो इन तीनों को बचा सकते थे, इनको फांसी की सजा नहीं होती। इसलिए जो युवा क्रांतिकारी लोग थे वो गांधी को इसका दोषी मानते थे। और गांधी जी 1930 में, दिसंबर 1930 में जब कराची पहुंचे, कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता था, उस सेशन में भाग लेने के लिए जब गांधी पहुंचे तो उनको जगह जगह पंजाब के इलाकों पर उनको काले झंडे दिखाए गए और गांधी के बारे में उठपटांग नारेबाजी भी वहां पर जो है भारी मात्रा में किया गया था। ठीक है, इसमें युवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। युवाओं ने गांधी का भरपूर जो है वो विरोध किया था। इसके अलावा जगह जगह हड़ताल एंड स्ट्राइक ऑफ मॉर्निंग वर कॉल्ड, शोक के रूप में शोक सभाएं जगह जगह आयोजित की गई, हड़ताल किया गया, स्ट्राइक किए गए। इस प्रकार से इनके समर्थन में बहुत कुछ किया गया, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। कंट्रोवर्सी ऑफ गांधीज रोल, गांधी की भूमिका क्या थी इस मुद्दे पर, यह बड़ा कंट्रोवर्सी है। इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष ये कहते थे कि उस समय महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च इत्यादि कहते हैं, उसकी शुरुआत भारत में हो चुकी थी। अंग्रेज सरकार दबाव में थी और अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी को बुलाया था कि आप आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो गांधी और इरविन की मीटिंग हुई और फिर वहां पर गांधी और इरविन ने अपने अपने कुछ पक्ष रखे और कुछ बातों पर गांधी जी सहमत हुए और कुछ बातों पर इरविन सहमत हुआ, और दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट 1930। अब ये जो गांधी इरविन पैक्ट जो हो जाता है, इस पैक्ट में अगर गांधी 1929, ठीक है, अब इस पैक्ट में यदि गांधी जी चाहते, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, तो उसमें एक शर्त ये भी रख सकते थे कि अगर आप चाहते हैं, इरविन ये चाहता था कि गांधी जो अपना आंदोलन चला रहा है उसको रोक दे, तो गांधी अपना एक शर्त ऐसा रख सकते थे कि जितने भी लोगों को आपने जेल में बंद किया है उनको बिना किसी शर्त के रिहा करो। गांधी ने इसकी जगह पर यह बात कही थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रिहा करो। अब अंग्रेज सरकार और कांग्रेस खुद भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि को पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं मानती थी, क्रिमिनल मानती थी। गांधी वहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर शब्द का प्रयोग ना करके यह प्रयोग करते कि जितने लोगों पर आपने आरोप लगाया है उन सबको छोड़ दो, ठीक है, या कम से कम फांसी की सजा मत दो। ऐसा गांधी जी उस समय कह सकते थे, क्योंकि गांधी जी के पाले में गेंद थी, क्योंकि गांधी जी आंदोलन चला रहे थे और अंग्रेज चाहते थे आंदोलन वापस हो। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे। एक तो पक्ष यह है, दूसरा पक्ष यह भी है कि गांधी जी ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की इनकी पैरवी करने की, लेकिन लॉर्ड इरविन किसी प्रकार से राजी नहीं हुए। थक हार के गांधी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए गांधी से जो कुछ बन पड़ा वो किया। तो यह है कंट्रोवर्सी कि गांधी की क्या भूमिका हो सकती थी भगत सिंह और उसके साथियों को बचाने में। ठीक है, तो आज भी जो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी सोच के जो लोग हैं भारत में, वो गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी बचा सकते थे, नहीं बचाया जानबूझ करके। उनका यह भी तर्क है कि उस समय गांधी और कांग्रेस भगत सिंह और उनकी पॉपुलैरिटी से, क्योंकि 60-60, 80-80 हजार लोगों की जन सैलाब के जगह पर इनके समर्थन में उमड़ता था, देश विदेश के पत्र पत्रिकाएं इनके स्तुतिगान करते थे, इनकी ब्रेवरी और इनकी राष्ट्रवाद पर बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, कविताएं होते थे, बात लिखी जाती थी, इसलिए पूरा माहौल उस समय इनके पक्ष में था। तो यह भी कहना था कि गांधी भी डर गए थे इनकी पॉपुलैरिटी को देख करके, इसलिए गांधी चाहते थे कि इनकी पॉपुलैरिटी को कम करने का एक यही तरीका है कि इनका डिफेंस कांग्रेस अपने तरफ से ना करे। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की बातें हैं, कौन सी बात सही कौन सी गलत नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी है। चलिए भगत सिंह के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब में हुआ। आज वो वाला पंजाब पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, और 1931 में इनकी मृत्यु लाहौर में हुई। तो जन्म भी पाकिस्तान में हुआ और इनकी मृत्यु भी पाकिस्तान में हुई। ठीक है, ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, इसलिए इनका जो नाम पड़ा वो शहीद आजम हम लोग इनको कहते हैं। जो भगत सिंह थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, एक समाजवादी विचारों से प्रेरित क्रांतिकारी व्यक्ति थे और मेंबर ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है व्हाई आई एम एन अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये इनकी महत्वपूर्ण किताब है। इनकी फिलॉसफी, इनका दर्शन क्या था, बहुत छोटी उम्र में थे
लेकिन बहुत इन्होंने किताब पढ़ा, बहुत अध्ययन किया और इनके खुद के अपने फिलॉसफी और आइडियाज डेवलप हो चुके थे। इनकी फिलॉसफी थी सोशलिज्म, समाजवाद पर इनकी कठोर मान्यता थी। एनार्किज्म, अराजकतावाद का समर्थन करते थे। अराजकतावाद क्या है मैं इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं। अथीज्म, नास्तिकता पर इनका बड़ा विश्वास था। और रेवोल्यूशन, क्रांति, ये चार इनकी महत्वपूर्ण जो है विचारधाराएं थी। इंस्पायर्ड, इनको जो इंस्पिरेशन मिली उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी गदर पार्टी की। और गदर पार्टी में जो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, करतार सिंह सराभा और भाई परमानंद, इनसे इनको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। इसके अलावा इनके पिताजी और इनके चाचा अजीत सिंह भी गदर पार्टी के मेंबर थे, यानी इनका परिवार ही क्रांतिकारी था। यदि बाहरी स्रोतों में देखें तो मिखाइल बाकुनिन, ये मिखाइल बाकुनिन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक समाजवादी कम्युनिस्ट लीडर हुए थे। लेनिन और ट्रोटोस्की, ये सब साम्यवादी नेता थे। इनकी इन्होंने किताबें पढ़ी थी, बायोग्राफी पढ़ी थी और इनसे बहुत प्रभावित थे। ठीक है, इनके विचारों से प्रभावित होकर के भगत सिंह भी कट्टर मार्क्सवादी हो गए, इसलिए इनको भारत का पहला मार्क्सवादी क्रांतिकारी कहा जाता है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम यंग इटली मूवमेंट बाय मेजनी, इटली का एक महान राष्ट्रवादी नेता हुआ था मेजनी। ठीक है, कई जगह पर उसको जेसुपी मेजनी या जोसेफ मेजनी कहा जाता है। ये उसके भी बहुत बड़े फॉलोवर थे और उससे प्रेरित होकर के उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में 1926 में किया था। 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया और फिर उसका नाम इन्होंने बदला था HSRA। स्लोगन, इनके दो महत्वपूर्ण स्लोगन थे, इंकलाब जिंदाबाद और डाउन ऑफ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये दो महत्वपूर्ण इनके स्लोगन थे। ठीक है, कुछ इनके महत्वपूर्ण कथन हम लोग देखेंगे और कुछ और भी घटनाएं। माय लाइफ हैज बीन डेडिकेटेड टू द नोबलेस्ट कॉज दैट ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंट्री। इनकी शादी वगैरह पक्का कर दिया गया था, इसलिए ये घर छोड़ के भाग गए थे और एक चिट्ठी छोड़ गए थे घर पे। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मेरा जो जीवन है वो राष्ट्र में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए अर्थात देश की आजादी के लिए समर्पित है। Therefore there is no rest, अतः मेरे जीवन में कहीं आराम नहीं है। और वर्ल्डली डिजायर दैट कैन ल्यूर मी, और ऐसी कोई मेरी भौतिक इच्छा नहीं है जिसकी मैं पूर्ति करना चाहता हूं। मैं तो देश की आजादी के लिए ही कार्य करना चाहता हूं। यहीं पर चिट्ठी में आगे ये भी लिखी थी कि मेरा विवाह हो चुका है और आजादी ही मेरी दुल्हन है। ठीक है, लास्ट विश, जब इनको फांसी की सजा दी जा रही थी उन दिनों ये एक किताब पढ़ रहे थे। उस किताब का नाम था रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन, लेनिन की बायोग्राफी, जिसको एक जर्मन क्रांतिकारी ने लिखा था। क्लारा जेटकिन नामक क्रांतिकारी ने इस किताब को लिखा था, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन। इस किताब को ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में पढ़ रहे थे। तो जब इनसे फांसी के आखिरी दिनों में एक दिन पहले पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो इन्होंने कहा मेरी आखिरी इच्छा यही है कि इस किताब को मैं मरने से पहले फिनिश कर सकूं, समाप्त कर सकूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अथीज्म, पक्के नास्तिक थे, इतने बड़े नास्तिक थे ये कि इन्होंने बड़े बड़े कोटेशन दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि ईश्वर डरपोक लोगों का एक सहारा है, जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते वो ईश्वर का सहारा लेते हैं, ईश्वर जैसी सत्ता को मैं नहीं मानता। ऐसी तमाम बातें, कट्टर नास्तिक थे। ठीक है, और ये नास्तिकता इनके अंदर आई थी। उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, सोहम स्वामी नामक एक व्यक्ति जिन्होंने किताब लिखी थी कॉमन सेंस। इस किताब से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, यहीं से उनके अंदर नास्तिकता की विचार जो है वो आई थी। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, द आइडिया ऑफ गॉड इज हेल्पफुल टू अ मैन इन डिस्ट्रेस। ईश्वर नाम का जो सहारा है वही व्यक्ति लेता है जो परेशानी मुसीबत में घिरा हो। जब आदमी खुश होता है, प्रसन्न होता है, अपना जीवन स्मूथली जी रहा होता है, तो वो न ईश्वर को याद करता, न किसी और सत्ता को याद करता। ठीक है, तो कमजोर लोगों का सहारा है ईश्वर, परेशानियों में घिरे हुए लोगों का सहारा है ईश्वर। इट इज इजी टू किल इंडिविजुअल्स बट नॉट आइडियाज। जब इन्होंने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इन्होंने जो लीफलेट पैम्पलेट टाइप की चीजें जो फेंकी थी उस पर लिखा हुआ था, इट इज इजी टू किल इंडिविजुअल्स। ये अंग्रेजों को बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को मार देना आसान है, बट नॉट द आइडियाज, किंतु उसके विचारों को मारना नामुमकिन है। ग्रेट एम्पायर्स क्रम्बल्ड, बड़ी बड़ी साम्राज्य ध्वस्त हो गए, भाई आइडियाज सर्वाइव, किंतु उनके विचार आज भी जीवित हैं, यानी विचारों को आप नहीं मार सकते। और भी एक बात लिखी हुई थी, पिस्टल बॉम्ब्स सोर्ड्स डिड नॉट ब्रिंग रेवोल्यूशन। क्रांति
पिस्तौल से, बम से, तलवार से नहीं आती, इट कम्स फ्रॉम आइडियाज। क्रांति विचारों से आती है। ठीक है, 2008 में इंडिया टुडे ने एक सर्वे करवाया था, इंडिया टुडे ग्रुप ने, और उस सर्वे में वोटिंग करवाई गई थी कि भारत का सबसे महान व्यक्ति कौन है। तो उसमें ग्रेटेस्ट इंडियन के लिए भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर आया था। पाकिस्तान में एक चौराहा है जिसका नाम था सदमान चौक, भगत सिंह के नाम पे 2015 में इसका नाम बदल करके भगत सिंह चौक रख दिया गया। हालांकि अलग बात है कि पाकिस्तान में इसके खिलाफ केस दायर किया गया और आज मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं वापस इसका नाम सदमान चौक कर दो, लेकिन ठीक है, भगत सिंह चौक पाकिस्तान में भी रखा गया है। कुछ और इनके स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। इफ द डीप आर टू हियर द साउंड इट हैज टू बी वेरी लाउड। यदि बहरों को आवाज सुनानी है तो उसके लिए आवाज बहुत तेज होना चाहिए। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता है बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ इनके शेरों के रूप में इनके कुछ पॉइंट हैं, हिंदी में हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। सब परीक्षा में नहीं आता, केवल जानने समझने के लिए। ठीक है, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। यानी जो कुछ मैं आज कर रहा हूं और मेरा जो कुछ भी अंजाम होगा वो एक नया सवेरा लाएगा और मेरे खून का एक एक कतरा लोगों को इंकलाब माने आजादी के लिए प्रेरित करेगा। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। इसलिए बड़े क्रांतिकारी थे। इन्होंने कहा मेरे जीवन में कोई भौतिक आशा नहीं है, इश्क, प्रेम, मोहब्बत के लिए मेरे पास कोई जगह, कोई समय नहीं है। इसलिए कहा कि मेरे जो जज्बात हैं उसमें प्रेम, इश्क इत्यादि चीजें नहीं है। मैं यदि प्रेम वाली कोई बात लिखना भी चाहूं तो मेरी कलम इश्क की जगह अपने आप इंकलाब लिख देती है। ठीक है, लवर्स, ल्यूनेटिक्स एंड पोएट्स आर मेड ऑफ सेम स्टफ। प्रेमी, पागल और कवि एक ही पदार्थ से बने होते हैं, इनका ऐसा मानना है। आई एम फुल ऑफ एम्बिशन एंड होप एंड चार्म ऑफ लाइफ। मैं अपने जीवन में आशाओं, अभिलाषाओं इत्यादि से भरा हुआ हूं। बट आई कैन रिनाउंस एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ नीड। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी सभी आशा, इच्छा, अभिलाषा का मैं त्याग करने के लिए तत्पर हूं। आई एम सच अ ल्यूनेटिक दैट आई एम फ्री इवन इन जेल। मैं इस तरीके का एक पागल व्यक्ति हूं कि मैं जेल में भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता हूं, क्योंकि स्वतंत्रता आत्मा की होती है, बंधन भी आत्मा की होती है। न अंग्रेज किसी को आजाद कर सकते, न अंग्रेज किसी को गुलाम कर सकते। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें वास्तव में आजाद होना है तो सबसे पहले हमें अपनी अंतरात्मा को जो है वो आजाद करना होगा। ठीक है, ये तमाम बातें भगत सिंह के बारे में। ठीक है, फिर कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं घटी थी उनके बारे में हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।